हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल डिस्पर्शन फिजिक्स बाय रितेश सर में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के रिवीजन लेक्चर 3 को स्टडी करेंगे। हम लोग इस वीडियो लेक्चर में चैप्टर को शॉर्ट में स्टडी करेंगे क्योंकि मैंने वीडियो लेक्चर जेईई और नीट 2021 एस्पायरेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल यानी डिस्पर्शन फिजिक्स बाय रितेश सर को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें बिकॉज़ इट्स फ्री टू सब्सक्राइब। और साथ ही साथ नोटिफिकेशन पाने के लिए हम बेल आइकन को प्रेस करें और उसके बाद ऑल को भी सिलेक्ट करें ताकि आप हमारे चैनल पे अपलोड किए जाने वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो अब हम इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। लेट्स स्टडी। हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, लेकिन शॉर्ट में समझेंगे। जैसे कि एक चार्ज है कैपिटल क्यू और एक चार्ज है स्मॉल क्यू। कैपिटल क्यू को हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज और स्मॉल क्यू को बोलते हैं टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है और टेस्ट चार्ज इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को यह टेस्ट करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम लोगों ने समझ लिया कि इसको सोर्स चार्ज क्यों बोलते हैं, इसको टेस्ट चार्ज क्यों बोलते हैं। अब हम लोगों को क्या निकालना है? अब हम लोगों को निकालना है इस कैपिटल क्यू चार्ज के द्वारा क्या इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका हम लोग मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखेंगे। ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड मैथमेटिकल डेफिनेशन होता है लिमिट u टेंडिंग टू 0 f अपॉन q। अब यहाँ पे q के बारे में तो जानते हैं, स्मॉल q के बारे में। f क्या है इसको भी जान लेते हैं। f है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन q एंड q। तो यही इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन होता है। कैपिटल क्यू चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होता है वो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से पढ़िएगा, काफी ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो अब हम लोग को क्या देखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम लोग देखेंगे।
यानी कि पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे निकालते हैं। मान लीजिए ये क्या है, पॉइंट चार्ज है, इसको हम Q ले लेते हैं और इसके द्वारा एक पॉइंट P है, इस पॉइंट पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग जो रिलेशन लिखेंगे वो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इसीलिए पोजीशन वेक्टर जो है लिखना जरूरी है। हम इस पॉइंट को मान लेते हैं खुद से कि ओरिजिन है। इसके रेस्पेक्ट में जो है ये पॉइंट क्या है, चार्ज Q का लोकेशन है। इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में A का पोजीशन वेक्टर है r1 वेक्टर, और इसी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, r1 और r2 है क्या। पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या पॉइंट A, जहां पे क्या है Q चार्ज लोकेटेड है, यानी पॉइंट चार्ज। r2 पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। तो r1 और r2 के बारे में तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्या चीज, डिफरेंशियल नहीं फार्मूला कर सकते हैं। E at P क्या होगा, तो E at P हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q अपॉन r स्क्वायर, और इसको r कैप ले लेते हैं। r कैप के स्थान पे इसको AP ले लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। इसमें हम सब कुछ जानते हैं, इन दोनों टर्म के बारे में नहीं जानते, उसके बारे में जानेंगे। r होता है डिस्टेंस बिटवीन what, distance between point A and point B। यहाँ पे जब डिस्टेंस है तो वेक्टर चल रहा है। r को हम एक तरीका से और लिख सकते हैं, r इक्वल टू हो जाता है मॉड ऑफ r2 माइनस r1 भी लिख सकते हैं, या मॉड ऑफ r1 माइनस r2 लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने स्मॉल r का भी मीनिंग समझ लिया। अब बच जाते हैं, इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। ये है यूनिट वेक्टर अलोंग पाथ अलोंग AP, यानी कि AP के अलोंग यूनिट वेक्टर वह क्या है, इस सिंबल का मीनिंग है। लेकिन अब हम उसको मैथमेटिकली भी निकालेंगे। मैथमेटिकली निकालने के बाद हम लोग अब पूरी तरह से इसको क्लियर कर देंगे। किसी भी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना होता है तो हम लोगों को क्या करना होता है, वो वेक्टर यानी कि AP वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, सिंपल है। AP वेक्टर क्या हो जाएगा, AP वेक्टर हो जाएगा r2 माइनस r1, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यही तो होगा। यहाँ पे r1 प्लस
एपी वेक्टर इक्वल टू R2 यहाँ हो जाएगा एपी यानी R2 माइनस R, तो R2 माइनस R1 जो हो जाएगा वो एपी वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं R2 माइनस R1। इसका मैग्नीट्यूड देखिए, मैग्नीट्यूड के स्थान पे क्या हो जाएगा मॉड ऑफ R2 माइनस R1, जिसको हम R लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस टर्म का भी मीनिंग क्या कर लिया, जान लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम लोगों ने समझ लिया, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में हम हर पॉइंट को जानते हैं इसका मतलब क्या है। तो बस क्वेश्चन बनाते वक्त हमको इसको अच्छे से इस्तेमाल करना है। इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट कर रखा है। अब हम लोग इस बात को स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज के कारण किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। लेट्स स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले हम एक सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस को कंसीडर कर लेते हैं। एक सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस है जिसमें चार्ज Q1 से लेकर के Qn तक प्रेजेंट है। Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है और डॉट डॉट कहां तक, Qn तक। Q1 जो चार्ज है वो जिस पॉइंट पे लोकेटेड है उसका नाम हम देते हैं A1, यह है A2, यह है A3, यह है A4 और यह है AN। नाम भी हम लोगों ने दे दिया। अब इस सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, हम लोग करेंगे इसको, लेकिन उससे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, एक ओरिजिन का सिलेक्शन करना होगा। तो मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार से हमने ओरिजिन का सिलेक्शन कर लिया। इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है RP वेक्टर और A1 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है R1। तो अब हम डिफाइन करते हैं EP क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। कभी कभी आपको ये भी दिखा मिल सकता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, तो यहां भी वही मतलब आपको समझ लेना है। अच्छा, तो अब हम प्रोसेस बता देते हैं क्या मतलब कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले Q1 जो चार्ज है उसके द्वारा P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, जो कि हम ए में पढ़ चुके हैं उसी मेथड के थ्रू। फिर हम Q2 चार्ज के द्वारा P पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, Q3 के द्वारा कैलकुलेट करेंगे, Q4 के द्वारा कैलकुलेट करेंगे, अप टू Qn के द्वारा कैलकुलेट करेंगे। और जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको हम वेक्टर मेथड से सम कर देंगे। बस हम क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P निकाल पाएंगे। तो EP हो गया E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 वाट अप टू EN। हम लोगों ने EP का एक्सप्रेशन भी लिख लिया। अब इसमें E1, E2, E3 अलग अलग है, इसका एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा।
हम एक का लिखेंगे, बाकी आप लोग खुद से लिखिएगा। और अगर जो भी प्रॉब्लम आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप हमें पूछ सकते हैं कि हमको इस एक्सप्रेशन लिखने में प्रॉब्लम आया। और ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो सबसे पहले हम E1 का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। E1 का एक्सप्रेशन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन व्हाट, Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा R A1P यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे हमको अलग अलग टर्म का मतलब थोड़ा बताना होगा। R1 है डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, पॉइंट A1 है ना, पॉइंट A1 एंड पॉइंट P। R1 का तो हमने मीनिंग डिफाइन कर दिया। R1 को हम एक दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? RP वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। अब हम लोगों के सामने इस टर्म का मीनिंग डिफाइन करना बाकी रहता है। कर देते हैं डिफाइन R A1P के अलोंग यूनिट वेक्टर, यानी कि A1P वेक्टर के अलोंग हमको क्या लिखना है? यूनिट वेक्टर। तो क्या करेंगे? पहले हम वेक्टर लिखेंगे और फिर उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। वेक्टर क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा आपका RP माइनस R1 अपॉन, इसका मैग्नीट्यूड अगर करेंगे तो देखिए R1 के इक्वल आएगा, तो यहाँ पे R1 लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इन दोनों टर्म के मीनिंग को डिफाइन कर दिया। E1 का तो हम लोगों ने एक्सप्रेशन लिख दिया, E2 का भी उसी तरह से लिख लीजिए, E3 का भी। और जब सारा एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिख लिया तो फिर क्या करना है? फिर हमको वेक्टर मेथड से सम कर देना है। इस प्रकार से हम लोग P पॉइंट पे इस सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हैं। अब हम लोग इस बात को स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। लेट्स स्टडी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू continuous charge distribution, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले हम लोगों को इस बात के बारे में पढ़ना होगा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना तरह का होता है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह का होता है, एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें चार्ज एक लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जैसा कि इस केस में दिखाया गया है। ये भी एक लाइन है और इस पे चार्ज क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में एक इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो कैसे डिफाइन करते हैं? तो हम एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर देते हैं, डेल्टा एल, और इस स्मॉल एलिमेंट में जो चार्ज होगा वो होगा क्या? डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू
चार्ज present in a small element क्या डेल्टा एल। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल, यही होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है लीनियर चार्ज डेंसिटी का। अब हम लोग इसी में और आगे पढ़ेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसमें क्या पढ़ना है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ना है हम लोग। बस ये छोटा छोटा टर्म है, इसको बस आराम आराम से समझते जाना है। तो सेकंड है ना सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मान लीजिए कि ये एक सरफेस एस है और इस सरफेस पे कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमको इसमें एक टर्म डिफाइन करना है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करने के लिए हम एक स्मॉल एरिया एलिमेंट को कंसीडर करेंगे और इसमें जो चार्ज कंटेंट होगा वो क्या है, डेल्टा क्यू। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि डेल्टा क्यू है क्या, चार्ज प्रेजेंट इन स्मॉल एरिया एलिमेंट, क्योंकि यहाँ एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, डेल्टा एस। सरफेस चार्ज डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं इसको। और इसको हम डिफाइन करते हैं इस प्रकार से डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को भी क्या कर लिया, स्टडी कर लिया। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि चार्ज जो है वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जैसे सॉलिड स्फीयर इस तरह का कंसीडर कर सकते हैं। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और यही लास्ट टाइप ऑफ क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम को तो यहाँ दिखा नहीं सकते हैं लेकिन हमको मान तो सकते हैं जरूर। मान लीजिए कि ये भी वॉल्यूम है और इसमें कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमको यहाँ एक टर्म डिफाइन करना है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट कंसीडर करेंगे जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट को हम डेल्टा V से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट में जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो डेल्टा Q होगा, चार्ज प्रेजेंट इन a small volume element
एक्सपोनेंट डेल्टा भी। तो डेल्टा क्यू भी हम लोग जान चुके हैं कि डेल्टा क्यू क्या है। अब हम लोग डिफाइन करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। रो होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा क्यू। तो हम लोगों ने तीनों तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन कर दिया। अभी हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को समझा। अब हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो वहां पे आपको कोई एक पार्टिकुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस होगा, चाहे लीनियर होगा, चाहे सरफेस होगा, चाहे वॉल्यूम होगा। तो हम यहाँ पे सिंपलिसिटी के लिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस को ही क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। ए बी लाइन पे जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमको क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, ड्यू टू दिस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने से पहले हम थोड़ा जनरल केस को देख लेते हैं। ईपी क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। ईपी को मान लेते हैं कि कुछ इस प्रकार से है, Ex I कैप प्लस Ey J कैप प्लस Ez K कैप। ये है ईपी को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अच्छा, तो इसको निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। इस स्मॉल एलिमेंट को हम dr बोलते हैं। यहां पे dr बोल रहे हैं, dl कुछ भी हो सकता है, dx। तो हमको क्या करना है, निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस स्मॉल एलिमेंट के द्वारा पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। मान लीजिए कि डी आ गया, क्या डी, ऐसा करते हैं पहले डी को भी हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो उसको लिख लेते हैं, फिर बाद में डिफाइन करेंगे। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं कि dx क्या है, x कंपोनेंट ऑफ d वेक्टर, dy क्या है, y कंपोनेंट ऑफ d वेक्टर, और dz क्या है, z कंपोनेंट ऑफ d वेक्टर। यहां भी उसी प्रकार से है। हर वेक्टर चैप्टर में इस बात को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा फिर भी मैंने यहां पे बता दिया। अब हमको क्या करना है, d वेक्टर निकालना है। हम डी वेक्टर बाद में निकालेंगे, सबसे पहले हम डिफाइन कर देते हैं कि क्या होगा। यहाँ डी क्या कर देते हैं, डी पी लिख देते हैं। अच्छा रहेगा। अब हमको Ex Ey Ez जनरल केस की बात करेंगे, Ex निकालना है तो हमको dx को इंटीग्रेट करना होगा, Ey निकालना है तो dy को इंटीग्रेट करना है, और उसी प्रकार से Ez निकालना है तो dz को इंटीग्रेट करना है। अब आते हैं इस प्रॉब्लम के ऊपर। यहां पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा। जैसे अगर हम मान लें इसके अलोंग क्या है,
मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस इसी के अलॉन्ग है, तो हर एलिमेंट के द्वारा इसी के अलॉन्ग क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि जो इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक्स डायरेक्शन में होगा सिर्फ। यहाँ पे Ey और Ez जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए और ए क्या हो गया, कोई मतलब नहीं है। खैर हम इस एक्सप्रेशन के ऊपर सबसे पहले चलेंगे। dp, तो dp, तो चूंकि हम देख रहे हैं क्या इस एलिमेंट के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है केवल और केवल एक्स डायरेक्शन में, तो y और z के बारे में तो सोचना ही नहीं है, यानी कि dx i कैप, dx i कैप। अब देखिए dx कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे क्या, dx लिखेंगे। तो हमने dx भी लिख दिया, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए ep, ए चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा हम लोगों को dx को इंटीग्रेट करना होगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन dx है, उसके इंटीग्रेशन से हमको मिल जाएगा ex dx i, dx का इंटीग्रेशन करना है ना, तो dx यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r स्क्वायर। इसी को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे p कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, अगर पॉइंट फिक्स रहता तो हम इसका लोअर और अपर लिमिट भी पुट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे p पॉइंट कोई जनरल पॉइंट है, इसीलिए हम यहाँ लिमिट पुट नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन में दिया रहेगा तब हम वहां पे इजीली पुट कर सकते हैं। तो ex इक्वल टू हमने एक्सप्रेशन लिख दिया, ex इक्वल टू हमने लिख दिया, और यहाँ पे और तो कोई टर्म है नहीं जो है dep के एक्सप्रेशन में, तो और हमको कोई इंटीग्रेट करने की आवश्यकता नहीं, यानी कि इस केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा p पॉइंट पे, इस केस के लिए, इस केस के लिए हो जाएगा ex p इक्वल टू क्या हो जाएगा ex i कैप, बस। और ex का वैल्यू हमको यहां से क्या है निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में देखा कि किस प्रकार से p पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला। और दूसरे केस में कभी कभी इसमें दो कंपोनेंट आएगा, तो दो कंपोनेंट आएगा तो क्या करेंगे, दो को इंटीग्रेट करेंगे, जो भी दो आएगा, तीन आएगा तो तीनों को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद इस फॉर्म में हमको लिखना है। मान लीजिए कि ex और ey रहेगा, डेटा सपोज, तब हम क्या करेंगे, ex इक्वल टू ए वाला हम पहले निकाल लेंगे, फिर यहाँ पुट कर देंगे, ey हम निकाल लेंगे, फिर यहाँ पुट कर देंगे, ez नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को समझा। अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो पाए।